आज हमारे पास पदार्थ विज्ञान से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, समवायी विज्ञानियम। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन असल में ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक नजरिया है, एक ऐसा फिल्टर जिससे चीजों के रिश्ते साफ नजर आने लगते हैं। बिल्कुल। हम हर रोज हजारों रिश्ते देखते हैं। आपका और आपकी कुर्सी का रिश्ता, चाय और कप का रिश्ता, मोबाइल और उसके कवर का रिश्ता। हाँ, पर आज हम इन सबसे गहरे एक खास तरह के संबंध के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूटता नहीं, जो अदृश्य है लेकिन हर चीज को उसकी असली पहचान देता है। हाँ, जैसे आग और उसकी गर्मी का रिश्ता, या फिर चीनी और उसकी मिठास का रिश्ता। क्या आप इन्हें अलग करने की कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं, नामुमकिन है। तो बस यही समवाय की दुनिया है, और आज का हमारा मिशन है इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझना, इसके श्लोकों के पीछे छिपे मतलब को जानना, और सबसे जरूरी ये देखना कि आयुर्वेद में एक डॉक्टर के लिए ये जानना क्यों इतना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, वैशेषिक दर्शन ने दुनिया को समझने के लिए 6 मूल तत्व या पदार्थ माने हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और हमारा आज का हीरो समवाय, छठा। हाँ, छठा। इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आयुर्वेद की नजर में संबंध या रिश्ते कितने तरह के होते हैं। मौके तौर पर 2 तरह के। ठीक है, तो एक तरह से हम रिश्तों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पहला प्रकार कौन सा है? पहला है संयोग। संयोग यानी एक अस्थायी या टूटने वाला रिश्ता। इसे अनित्य संबंध भी कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एक हरे भरे पेड़ की डाल पर बैठा एक पक्षी। अच्छा, मतलब पक्षी का पेड़ की डाल से जो रिश्ता है वो एक मुलाकात जैसा है। वो वहां बैठा है, ये हम देख सकते हैं, लेकिन ये कोई पक्का वादा नहीं है, वो कभी भी उड़ सकता है। एकदम सही शब्द, मुलाकात। ये क्षणिक है, अस्थायी है। पक्षी अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से चला जाएगा। और सबसे जरूरी बात, जब पक्षी उड़ जाएगा तब भी पक्षी का अपना अस्तित्व है और पेड़ का अपना। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। ये रिश्ता हमारी आंखों से दिखता है और इसका अलग होना भी दिखता है, इसीलिए इसे संयोग कहते हैं। इसके लिए 3 शब्द याद रखने हैं: अनित्य, क्षणिक और अस्थायी। ठीक है, ये तो समझ आ गया, ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट जैसा है। तो फिर वो दूसरा गहरा अटूट रिश्ता कौन सा है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था? वो दूसरा रिश्ता है समवाय। समवाय यानी स्थायी और कभी न टूटने वाला रिश्ता। इसे नित्य संबंध कहते हैं। अब उसी पक्षी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए वो पक्षी एक कौवा है, तो उसका काला रंग, क्या आप उस कौवे से उसके काले रंग को अलग कर सकते हैं? नहीं, ये तो नामुमकिन है। अगर उसका काला रंग निकाल दिया तो वो कौवा ही चा बचेगा। एग्जैक्टली। कौवे की पहचान ही उसके काले रंग से जुड़ी है। बिल्कुल, यही वो पॉइंट है। ये रिश्ता हमेशा बना रहेगा। ये अंतर्निहित है, इनहेरेंट है। आप कौवे को पेड़ से तो अलग कर सकते हैं, पर कौवे को उसके रंग से नहीं। इसी अटूट संबंध को, इस अनब्रेकेबल बॉन्ड को समवाय कहते हैं। अच्छा। इसके मुख्य शब्द हैं नित्य, स्थायी और अपृथक भाव, मतलब जिसे अलग करने का भाव भी मन में ना लाया जा सके। इसे अयोत सिद्ध भी कहते हैं। अयुत सिद्ध? हाँ, जिसका मतलब है जो कभी अलग थे ही नहीं, जो सिद्ध किए जा सकें, वो हमेशा से एक थे। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये तो फिलॉसफी का एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे प्राचीन आचार्यों और ग्रंथों ने इसे कैसे समझाया है? क्या इसकी कोई सटीक परिभाषा है? सबसे सरल और सटीक परिभाषा तर्क संग्रह में मिलती है। बस 3 शब्द: नित्य संबंधः समवायः। नित्य संबंधः समवायः। हाँ, मतलब जो संबंध नित्य है, परमानेंट है, वही समवाय है। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। और आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ चरक संहिता इसे कैसे देखता है? जाहिर है वो इसे चिकित्सा की दृष्टि से ही समझाएगा। हाँ, और बहुत खूबसूरती से समझाता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले ही अध्याय में एक श्लोक है: समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनाम गुणैर्मता सन्नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। इसे थोड़ा और सरल करके समझते हैं। श्लोक के टुकड़े करके इसका मतलब निकाल सकते हैं क्या? जरूर। पहला हिस्सा है समवायो अपृथक भावो, यानी समवाय वो है जिसमें अपृथक भाव हो, अलग ना होने का भाव। दूसरा हिस्सा है भूम्यादीनाम गुणैर्मता। किसका किससे? भूमि आदि यानी पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पंचमहाभूतों का, उनके गुणों से। अच्छा। जैसे पृथ्वी का गंध से, जल का शीतलता से, अग्नि का गर्मी से। और आखिरी हिस्सा है सन्नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणा।
ये रिश्ता नित्य है। जहां द्रव्य होगा वहां उसका वो गुण समवाय संबंध से चिपका हुआ मिलेगा ही मिलेगा। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट चेकिंग सवाल है, जैसा कि आपने समझाया। अगर समवाय एक स्थायी अटूट संबंध है, तो क्या एक कार और उसके लाल रंग के बीच का संबंध समवाय है? वो रंग तो हर समय कार के साथ ही रहता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बताइए। नहीं, ये रिश्ता संयोग है, समवाय नहीं। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। रंग तो कार के साथ हर पल है, वो अस्थायी कैसे हुआ? पक्षी तो उड़ गया था, पर रंग तो नहीं जा रहा कहीं। आपने बहुत सही जगह पे सवाल उठाया है। यहाँ फर्क समय का नहीं, पहचान का है। पहचान का? हाँ, क्या हम उस लाल कार को नीला पेंट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या नीले रंग की होने पर वो कार कार नहीं रहेगी? नहीं, वो तो तब भी कार ही रहेगी। बस, मतलब कार की मूल पहचान उसके रंग पर निर्भर नहीं करती। लेकिन क्या आप आग से उसकी गर्मी को पेंट करके हटा सकते हैं? नहीं। नहीं, अगर गर्मी नहीं तो आग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। यही समवाय है, जहां एक के बिना दूसरे का अस्तित्व, उसकी पहचान ही संभव ना हो। वाह, अब ये फर्क बिल्कुल साफ हो गया। ये कांट एग्जिस्ट विदाउट वाला रिश्ता है। तो ये अटूट रिश्ता, ये समवाय हमें और कहां-कहां देखने को मिलता है? क्या इसके कुछ प्रकार हैं? हाँ, दर्शन में मुख्य रूप से 5 तरह के अयुत सिद्ध यानी अविभाज्य जोड़े बताए गए हैं, जहां समवाय का राज चलता है। अच्छा, इन्हें समझना मतलब समवाय की पूरी दुनिया को समझ लेना है। चलिए एक-एक करके इन जोड़ों से मिलते हैं। पहला कौन सा है? पहला है अवयव और अवयवी, पार्ट एंड होल। अवयव और अवयवी यानी हिस्सा और उससे बनी पूरी चीज। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है धागे और कपड़ा। धागा और कपड़ा, ठीक है। धागे अवयव है और उनसे बना कपड़ा अवयवी है। धागे मानो उस कपड़े की आत्मा है। आप एक एक धागा खींचते जाइए और कपड़ा हवा में गायब हो जाएगा। उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है धागों के बिना। इसे किसी और उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर की दीवारें और ईंटें। बिल्कुल, ईंटों अवयव के बिना दीवार अवयवी का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। दूसरा जोड़ा है गुण और गुणी, क्वालिटी एंड सब्सटेंस, यानी किसी चीज का गुण और वो चीज। अच्छा। जैसे उष्णता या गर्मी गुण है और अग्नि गुणी है, या फिर वायु गुणी है और उसका स्पर्श गुण है। आप वायु से उसके स्पर्श के एहसास को छीन नहीं सकते। ठीक है, ये तो आग और गर्मी वाले उदाहरण जैसा ही है। और तीसरा है क्रिया और क्रियावान, एक्शन एंड एक्टर, यानी कोई क्रिया और उसे करने वाला द्रव्य। जैसे गति क्रिया है और वायु क्रियावान है। अच्छा, यहाँ मुझे एक सवाल है। गुण और गुणी और क्रिया और क्रियावान, ये दोनों बहुत मिलते जुलते लगते हैं। क्या हम गति को वायु का गुण नहीं कह सकते? ये एक बहुत आम सवाल है और इसका जवाब इनके सूक्ष्म फर्क में छुपा है। देखिए, गुण एक स्थायी अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे उष्णता। जबकि क्रिया एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस, एक कर्म है, जैसे गति। वायु का स्वभाव ही गतिशील रहना है, बहना उसका कर्म है। ओके। इसलिए गति उसका कर्म है, जो उससे समवाय संबंध से जुड़ा है, न कि सिर्फ एक स्थिर गुण। समझ गई। एक स्टेट है और दूसरा एक्शन है। बिल्कुल। चौथा जोड़ा है जाति और व्यक्ति, यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल। अब तक हम भौतिक चीजों की बात कर रहे थे, धागा, गर्मी, गति। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रिश्ता अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर भी लागू होता है। जैसे मनुष्यत्व, ह्यूमैनिटी, एक जाति है और कोई एक मनुष्य, जैसे राम या श्याम, एक व्यक्ति है। आप किसी इंसान से उसकी इंसानियत या मनुष्यत्व को अलग नहीं कर सकते, वो उसका अभिन्न अंग है। उसी तरह गोत्व, काउनेस, गाय से अलग नहीं किया जा सकता। और पांचवा और आखिरी जोड़ा? पांचवा है विशेष और नित्य द्रव्य, पर्टिकुलैरिटी एंड इटर्नल सब्सटेंस। ये थोड़ा गहरा है पर आसान है। बताइए। इसका मतलब है किसी नित्य द्रव्य का वो खास गुण जो उसे दूसरों से अलग करता है, जैसे गंध या महक। ये पृथ्वी तत्व का विशेष गुण है। अच्छा। गंध ही पृथ्वी को जल, अग्नि, वायु और आकाश से एक यूनिक पहचान देती है। ये गंध पृथ्वी से समवाय संबंध से जुड़ी है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सारी फिलॉसफी, ये 5 जोड़े, इन सब का मतलब क्या है?
एक बैम्स के छात्र के लिए या एक प्रैक्टिस करने वाले वैद्य के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? ये फिलॉसफी क्लिनिक में कैसे काम आती है? ये आयुर्वेद की चिकित्सा का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना आयुर्वेद की चिकित्सा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले औषधि और उसके गुण को देखिए। किसी भी जड़ी बूटी, जिसे हम आयुर्वेद में द्रव्य कहते हैं, उसके जो औषधीय गुण, गुणा और कर्मा होते हैं, वो उससे समवाय संबंध से जुड़े होते हैं। एक उदाहरण से समझाइए, जैसे कोई आम जड़ी बूटी हो। जरूर। जैसे हम सबके किचन में मौजूद सौंफ, मिश्रिया को लेते हैं। उसका एक कर्म है दीपन। दीपन मतलब भूख बढ़ाने की क्रिया। हाँ, भूख बढ़ाने की क्रिया। ये गुण सौंफ से हमेशा के लिए जुड़ा है। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये तो एक तरह का प्राकृतिक क्वालिटी इंश्योरेंस है। एग्जैक्टली। वैद्य को इस बात का पूरा विश्वास है कि सौंफ आज भी भूख बढ़ाएगी और कल भी, क्योंकि ये रिश्ता संयोग नहीं, समवाय है। ये प्रकृति का एक अटूट वादा है। अच्छा, तो ये एक तरह की गारंटी है कि दवा काम करेगी ही करेगी, क्योंकि उसके गुण उससे अलग हो ही नहीं सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है रोग को समझना, जिसे हम संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस कहते हैं। संप्राप्ति। रोग कैसे बनता है, इसकी पूरी प्रक्रिया समवाय पर आधारित है। इसे एक अटूट चेन की तरह सोचिए। गलत खानपान या हेतु कॉज का दोष, दोषों की विषमता डोशा इम्बैलेंस से समवाय संबंध है। मतलब अगर कोई व्यक्ति लगातार ठंडी चीजें खाएगा जो वात दोष का हेतु है, तो उसके शरीर में वात दोष बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शायद वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और उस बढ़े हुए वात दोष का व्याधि से समवाय संबंध है। जैसे वात बढ़ने पर जोड़ों में दर्द होना। ओके। मतलब अगर दोष विषम हुए तो रोग उत्पन्न होगा ही। वैद्य इसी अटूट चेन को समझकर इलाज करता है। वो जानता है कि अगर हेतु को हटा दिया जाए तो दोष शांत होंगे, और दोष शांत होंगे तो व्याधि भी ठीक हो जाएगी। तो ये पूरा कार्य कारण संबंध समवाय पर टिका है। एकदम। और हमारे खान पान यानी पथ्य अपथ्य के बारे में भी इसका कुछ लेना देना है। हाँ, तीसरा और सबसे सीधा संबंध पथ्य का स्वास्थ्य से समवाय संबंध है और अपथ्य का रोग से समवाय संबंध है। अच्छा। ये एक निश्चित परिणाम है, कोई संयोग नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में क्या खाएं और क्या ना खाएं पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि उसका परिणाम निश्चित है। वाह, तो समवाय सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान का एक बुनियादी स्तंभ है। अब अगर हमें जल्दी से संयोग और समवाय के बीच का अंतर समझना हो, तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? एक क्विक रिकैप करते हैं। जरूर। इसे एक टेबल की तरह दिमाग में बिठा सकते हैं। पहला फर्क है अवधि, ड्यूरेशन को लेकर। संयोग अस्थायी है, एक छोटी सी मुलाकात, जबकि समवाय स्थायी है, एक जन्म जन्म का साथ। जैसे पेड़ पर पक्षी का बैठना अस्थायी, पर पक्षी का रंग स्थायी। बिल्कुल। अगला दूसरा फर्क है आधार, बेसिस। संयोग अक्सर किसी बाहरी क्रिया पर आधारित होता है, जैसे बल्ले का गेंद से टकराना। वहीं समवाय स्वाभाविक और अंतर्निहित है, उसे किसी बाहरी क्रिया की जरूरत नहीं, वो बस है। तीसरा बिंदु इंद्रिय गम्यता के बारे में हो सकता है। मतलब क्या हम उसे देख सुन सकते हैं? हाँ, संयोग को हम अपनी इंद्रियों, खासकर आंखों से देख सकते हैं। हम पक्षी को डाल पर बैठा हुआ देख सकते हैं। सही। लेकिन समवाय को हम देख नहीं सकते, उसे सिर्फ बुद्धि से, तर्क से समझ सकते हैं। हम अग्नि में गर्मी महसूस कर सकते हैं, पर गर्मी और अग्नि के उस अटूट रिश्ते को देख नहीं सकते। और आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर, वो है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का। संयोग में जब दो चीजें अलग होती हैं, तो दोनों का अपना अपना वजूद बना रहता है। पक्षी उड़ गया तो भी पक्षी है और पेड़ भी है। लेकिन समवाय में जो आश्रित चीज है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जैसे अगर द्रव्य नहीं तो गुण का कोई अस्तित्व नहीं। अग्नि के बिना उष्णता का कोई वजूद नहीं। कपड़े के बिना धागे का अस्तित्व हो सकता है, पर धागे के बिना कपड़े का नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो आज हमने देखा कि समवाय सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो अदृश्य धागा है जो हर चीज को उसकी पहचान देता है, उसे वो बनाता है जो वो है। ये एक अस्थायी मुलाकात यानी संयोग और एक अटूट पहचान यानी समवाय के बीच का फर्क है। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि कुछ रिश्ते स्वाभाविक, गहरे और स्थायी होते हैं, और उन्हीं पर दुनिया का हर कार्य कारण टिका हुआ है। चिकित्सा से लेकर सृष्टि के हर नियम तक समवाय हर जगह मौजूद है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए चिंतन का एक विचार। हमने अवयव यानी हिस्से
और अवयवी यानी पूर्ण के संबंध की बात की। हमारा शरीर भी अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं जैसे अनगिनत अवयवों से बना एक अवयवी है। जरा सोचिए, इन भौतिक हिस्सों के समूह में चेतना या जीवन का गुण कहाँ से आता है? क्या चेतना का इस शरीर के साथ समवाय संबंध है कि शरीर के बिना चेतना नहीं और चेतना के बिना शरीर नहीं, या ये कोई और ही रिश्ता है?